नमस्ते दोस्तों, मैं पवन अरुद्रा और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप दासका का एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसका एम्पलीफायर का बैक पैनल सेटिंग कैसे होने वाला है। जैसे कि इसमें बिग डैडी सीरीज आया है, तो इस एम्पलीफायर की बैक पैनल सेटिंग लोगों को नहीं पता है। अभी इसका जो क्लास एच है और सेम ये क्लास डी में भी इनका एक एम्पलीफायर आया हुआ है, तो इनका भी बैक पैनल सेटिंग बताऊँगा और इसका भी। इसके पीछे क्योंकि क्या है ना, दासका ने एक अपना बहुत बड़ा राज यहाँ पर छिपा के रखा है। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉब है, वो आगे उसके सेटिंग के बारे में आपको बताता हूं, ताकि आपको इसका सही सेटिंग पता चले और आपको जो होने वाले नुकसान है उन नुकसान से आप बच सकें। होता क्या है ना कि एम्पलीफायर ले लेते हैं लोग, सेटिंग सही नहीं पता होती है, तो बाद में कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है। तो देखिए, सारी कंपनियां अच्छी होती हैं और इन्होंने तो काफ़ी अच्छा नाम भी अपना रोशन किया है। आपने आउटडोर टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो छोटी सी क्लिप देख लीजिए। अब चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ इसके बैक पैनल सेटिंग पर। तो ये है दासका का बिग डैडी DA11000। तो फ्रंट में कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये क्लास एच एम्पलीफायर है और इसी के ऊपर आपको एक ये 4 चैनल यानी 4 चैनल वाला दासका का क्लास डी एम्पलीफायर दिख रहा है और इनके बैक पैनल दोनों के लगभग सेम है। मैं इसका भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये दासका का MT सीरीज जैसा कुछ है, तो इसका भी बैक पैनल सेटिंग आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इन एम्पलीफायर के पीछे की सेटिंग में। अब यहाँ आप देख रहे हैं दासका के बिग डैडी सीरीज का बैक पैनल। यहाँ पर आप देखिए चैनल A आउट, चैनल B आउट, जिसमें आपको स्पीकर कनेक्टर और साथ में बाइंडिंग पोस्ट देखने को मिलता है। और इसी एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलता है एक अच्छा लिंक सिस्टम XLR में, जैसे कि चैनल A और चैनल B, 2 यहाँ पर आपको इनपुट देखने को मिलते हैं स्टीरियो में, और इसी से लिंक कर सकते हैं स्टीरियो आप दूसरे एम्पलीफायर को भी। और ये सेक्शन आपको देखने को मिलता है बैक पैनल का जो सेटिंग सेक्शन होता है। तो यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पर एक पीछे नॉब देखने को मिलता है। देखिए, ये इनफाइनाइट टू 0 dB का और दूसरे चैनल के भी इनफाइनाइट टू 0 dB यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम सेटिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर HPF, BYP, LPF चैनल 1 के लिए, और चैनल दूसरे जो आपको देखने को मिलते हैं उसके लिए भी HPF, BYP, LPF। HPF का मतलब होता है हाई पास फिल्टर, BYP का मतलब होता है बाईपास, और यहाँ पर LPF का मतलब होता है लो पास। ठीक है, अब HPF का मतलब हुआ हाई पास, तो जब हम इसे ऊपर की तरफ कर देंगे यहाँ इसके सामने, तो ये एम्पलीफायर ओनली हाइस बजाएगा, यानी हमारे HF ड्राइवर को चलाएगा। और बाईपास में जिसे हम कर देंगे, जैसे हमको सेंटर में कर दिए, तो बाईपास में हमारी जो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी होती है वो पूरी आउट होगी हमारे एम्पलीफायर से। और जो LPF है, जब लोग बेस चलाते हैं तो LPF को यूज करना चाहिए, इसमें से ओनली लो फ्रिक्वेंसी आउट होगी। तो अगर आप इससे HF चलाते हैं तो आप इसे HPF में रखेंगे, अगर आप इसे टॉप चलाएंगे तो आप इसे बाईपास में रखेंगे बीच में, अगर आप इसमें बेस चलाते हैं तो इसे आप LPF में कर सकते हैं। एक टाइम और होता है जब हम DSP यूज करते हैं, तो DSP यूज करते वक्त इसे हम बाईपास में हमेशा रखेंगे। सेम यही सेटिंग इस चैनल का भी हमें करना है, जो आपको ये HPF, BYP और LPF का देखने को मिलता है। और अब आता है यहाँ पर BRMOST। BR का मतलब होता है ब्रिज मोड, और MO का मतलब होता है मोनो या पैरेलल, और ST का मतलब होता है स्टीरियो। तो जब भी आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर को, तो अधिकतर आप स्टूडियो में रखूँ और दोनों चैनल में इनपुट देना होता है। जब हम स्टूडियो में इस स्विच को रखेंगे तब क्या होगा, दोनों चैनल में हमको अलग अलग इनपुट देना होगा। और इसे अगर हम एक ही इनपुट से चलाना चाहते हैं तो हम मोनो में इसे कर देंगे बीच में। तो अब चैनल A में इनपुट देने के बाद ये हमारे एम्पलीफायर में दोनों चैनल में सिग्नल जाने लगेगा, तो अलग से दूसरा इनपुट नहीं देना पड़ेगा हमको। अब स्टीरियो में करने का क्या मतलब होता है, स्टीरियो टेक्नोलॉजी के बारे में एक मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल में, जिसमें स्टीरियो के बारे में, मोनो के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो अभी आप पहले स्टीरियो और मोनो के बारे में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर लिख देना स्टीरियो मोनो में क्या अंतर होता है, ऑल DJ सपोर्ट, तो उसमें आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और ब्रिज मोड क्या करता है, जब इसे ऊपर कर देते हैं तो ब्रिज मोड क्या करेगा, दोनों चैनल को एक में सिंक कर देगा और दोनों चैनल की ताकत एक ही चैनल में आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर एक स्विच और देखने को मिलता है, लिफ्ट और ग्राउंड।
हमेशा अपने एम्पलीफायर को आप नीचे करके ग्राउंड में रखें। इससे आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज फ्लो करता है, वो ग्राउंड होगा पूरी बॉडी के साथ। अब बात कर लेते हैं इन नॉब्स की। दास्का के इस एम्पलीफायर में बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है। जब भी कहीं पर स्पेस सकरा होता है और एम्पलीफायर पूरे पावर के साथ चलता है तो कभी कभी डिस्टॉर्शन आने का प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है, जैसे कि आपने किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को एम्पलीफायर चलाने के लिए दे दिया जिसको थोड़ा से साउंड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ से इसकी गेन को कम कर सकते हैं ऐसे करके। तो अब क्या होगा, हमारे जो सिग्नल में ज़्यादा पावर जा रही थी वो अब क्या होगा, हमारे स्पीकर में जो ज़्यादा पावर जा रही थी उसको यहाँ से हम कंट्रोल कर देंगे तो नुकसान होने से बचेगा। और बेसिकली हमको क्या सेटिंग रखनी है, अधिकतर इसको पूरा घुमा करके हम इसे 0 dB में सेट करेंगे। सेम इसको भी हम 0 dB में सेट करेंगे। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इसमें सेटिंग होगी। और सेंसिटिविटी की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेंसिटिविटी को, अगर आपके सिग्नल में वीक सिग्नल आ रहा है तो हमेशा आप 0.77 वोल्ट में रखेंगे। अगर आपका वोल्टेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो 1 वोल्ट में रखेंगे। और अगर थोड़ा से और स्ट्रॉन्ग वोल्टेज आपका सिग्नल में आ रहा है तो इसे 1.44 वोल्ट में कर देंगे। और अधिकतर मैं सलाह दूंगा कि आप इसे 0.77 वोल्ट में रख करके चलाएं। और जो आके सामने वाले आपके जो नॉब हैं, मास्टर नॉब, उनसे अपने आउटपुट को कंट्रोल करें और DSP से सही सेटिंग करें अपने सिग्नल की, तो आपका एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा काम करेगा। ये एक बेसिक सेटिंग है। बाकी अपने अपने साउंड टेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह से साउंड को अपने एम्पलीफायर को सेट किया जा सकता है। आप लोग इसके बारे में और क्या जानकारी चाहते हैं वो मुझे आप बता दीजिए और मैं आपको कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं इसके सामने वाले पैनल में एक बार। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्रंट पैनल में कितनी वॉल्यूम रखना चाहिए। देखिए, हमेशा से अपने एम्पलीफायर में आप कुछ इस तरह से रखने की कोशिश करो कि इतना चलाएं। और यहाँ पर आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा से ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको जो ये क्लिप वाला इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल ना आए। हमेशा ये जो 0 dB तक है, यहाँ तक आएगा तब चलेगा। और अपने एम्पलीफायर के पावर के हिसाब से अपने स्पीकर्स को भी मैच करके लगाना चाहिए। और यहाँ पर सेम जो इसके क्लास D एम्पलीफायर है उसमें भी यही सेटिंग आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, ये क्लास D में है तो सेम सेटिंग इसका भी होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं है तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलता है आपको दास्का का जो DA MT मॉडल जैसा आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके बारे में, इसका बैक पैनल सेटिंग आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसका भी फुल वीडियो आ जाएगा बैक पैनल सेटिंग का। हालांकि अगर आप इससे नॉर्मली सेट करना चाहते हैं तो जो MT सीरीज वाला मेरा एक सेटिंग का वीडियो पड़ा हुआ है उसका NX ऑडियो का, तो उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। सेम है, यूट्यूब में अभी आप सर्च करिए MT 1601 या MT 1801 का बैक पैनल सेटिंग ऑल DJ सपोर्ट, तो मेरा वो वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न है और आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा कमेंट लिखिए। आपका कमेंट आते ही मैं उसका रिप्लाई करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। नमस्ते।